इम्पल्स एंड कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। अगर तुम्हारे सिस्टम के ऊपर कोई फोर्स एफ अगर लग रहा है तो उसका मोमेंटम फोर्स की इक्वेशन को क्या लिखते हो, एफ इज इक्वल टू डी पी बाई डी टी, जहाँ पे पी के मोमेंटम ऑफ द सिस्टम एंड एफ इज द एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन द सिस्टम। या फिर यहाँ से आप लिख सकते हो कि डी पी किसके बराबर होगा, एफ डी टी के बराबर। डी पी विल बी इक्वल टू एफ डी टी। अगर छोटा सा ड्यूरेशन है फिर तो आपने टाइम लिखा डी टी, लेकिन अगर फाइनाइट टाइम है तो फाइनाइट टाइम को हम कैसे लिखेंगे, डेल्टा टी। सो उस केस में आप अपनी इक्वेशन को क्या लिख सकते हो, डेल्टा पी इज इक्वल टू एफ डेल्टा टी। जो हमारा प्रोडक्ट होता है फोर्स का और टाइम ड्यूरेशन का, उसको हम बोलते हैं इम्पल्स और उसको डिनोट करते हैं जे से। इम्पल्स भी क्या आएगा, एक वेक्टर क्वांटिटी आएगी। इम्पल्स भी क्या आएगा, वेक्टर क्वांटिटी आएगी। सो बेसिकली इम्पल्स इज व्हाट, इट इज द मोमेंटम इम्पार्टेड बाय द फोर्स ड्यूरिंग द टाइम इंटरवल टी। जो तुम्हारा फोर्स है उसने किसी टाइम इंटरवल के दौरान सिस्टम को जो मोमेंटम जो इम्पार्ट किया, मोमेंटम इम्पार्ट किया मतलब जो मोमेंटम उसने दिया, उसको तुम बोलोगे इम्पल्स। ठीक है। अगर तुम्हारा कांस्टेंट फोर्स लग रहा है फिर तो उस केस में तुम इम्पल्स डायरेक्टली क्या बोल सकते हो, एफ इंटू टी। और अगर तुम्हारा फोर्स जो है वो वेरिएबल है, विद रिस्पेक्ट टू टाइम कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक्सप्रेशन को इंटीग्रेट करना पड़ेगा फॉर द गिवन टाइम लिमिट t1 टू टाइम t2। तो तुम्हें ये पता चलेगा फोर्स ने टोटल मोमेंटम कितना दिया, फोर्स ने टोटल मोमेंटम कितना दिया। पिछली क्लास में हमने यहाँ तक देखा था कि सिस्टम के ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा। सिस्टम के ऊपर अगर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा तो उसका मोमेंटम क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा। मोमेंटम क्या रहेगा, कंजर्व। इन केस अगर सिस्टम के ऊपर कोई फोर्स लग रहा हो तो उस केस में क्या मोमेंटम कंजर्व रहेगा या नहीं रहेगा, उस केस में भी रहेगा तुम्हारा मोमेंटम कंजर्व अलोंग द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द फोर्स। कैसे, क्योंकि फोर्स जो था, फोर्स ने क्या दिया, मोमेंटम इम्पार्ट किया। जैसे हम एनर्जी की बात करते थे, वहाँ पे तुम क्या बोलते थे, सिस्टम की एनर्जी हमेशा क्या रहनी चाहिए, कंजर्व रहनी चाहिए। अगर स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी ब्लॉक की काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो रही थी, लेकिन इन केस अगर तुम्हारे सिस्टम में फ्रिक्शन फोर्स भी था, सिस्टम में तुमने एक्सटर्नल फोर्स भी लगा दिया, तो तुमने क्या बोला, सिस्टम की इनिशियल एनर्जी प्लस वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेज ऑन द सिस्टम शुड बी इक्वल टू द चेंज इन एनर्जी ऑफ द सिस्टम। सिमिलरली यहाँ पे हम बोलेंगे इनिशियल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम प्लस मोमेंटम इम्पार्टेड बाय ऑल द फोर्सेज इन द सिस्टम शुड बी इक्वल टू द फाइनल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम। समझ में आया? ठीक है। सो रीड करो, इफ द एक्सटर्नल फोर्सेज आर एब्सेंट देन द टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। यहाँ तक तो हमें पता है, लेकिन अगर even if some external forces are acting on the system, still the momentum of the system will remain conserved. Still the momentum of the system will remain conserved. Like energy, momentum is also a quantity which always remains conserved. It can neither be created nor be destroyed, but it can only be transferred from one agent to another agent. ठीक है। और ऐसा हुआ क्यों? क्योंकि जो तुम्हारा मोमेंटम जो है वो एनर्जी के रूप में कंजर्व होता है, भले ही कोई एक्सटर्नल फोर्सेज लग रहे हो या ना लग रहे हो, इस चीज़ को ध्यान रखना। इसी की बेसिस पे हमारी बनती है इम्पल्स मोमेंटम इक्वेशन। ठीक है। इम्पल्स मोमेंटम इक्वेशन में देखो, इनिशियली मेरा एक ब्लॉक है m मास का, जिसके ऊपर मैंने फोर्स लगाया f, और फोर्स लगाने से पहले इसकी जो वेलोसिटी थी वो v1 थी। या जिस इंस्टेंट पर मैंने फोर्स लगाया तब इसकी वेलोसिटी कितनी थी, v1। सो इनिशियली मैं बोल सकता हूँ टाइम t इक्वल टू 0 पे सिस्टम हमें पता है सरफेस स्मूथ है। फाइनली एट टाइम t इक्वल टू t आपका जो ब्लॉक था उसकी वेलोसिटी v2 को आपको कैलकुलेट करना है, वेलोसिटी v2 को कैलकुलेट करना है। ठीक है। सो एक तो है जनरल मैकेनिक्स का लॉजिक लगा के आप सॉल्व कर सकते हो, कैसे, फोर्स लगाया टाइम t के दौरान तो उसकी एक्सेलरेशन कुछ आई होगी, एक्सेलरेशन की वजह से वेलोसिटी में कुछ गेन हुआ होगा या काइनेटिक एनर्जी में गेन हुआ होगा, पहला कंसेप्ट। दूसरा आप क्या कर सकते हो, यूजिंग द वर्क एनर्जी रिलेशन, की इनिशियल उसकी कितनी एनर्जी थी प्लस वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेज एक्टिंग ऑन द सिस्टम शुड बी इक्वल टू द फाइनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, वहाँ से निकाल सकते हो। उसी टाइप की प्रॉब्लम को थर्ड मेथड से सॉल्व करने का मेथड जो है वो है इम्पल्स मोमेंटम इक्वेशन। इस केस में हम क्या बोलेंगे कि इनिशियल मोमेंटम कितना है हमारे सिस्टम का, इनिशियल, हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, इनिशियल मोमेंटम ऑफ सिस्टम प्लस मोमेंटम imparted by forces acting on the system should be equal to final momentum of the system. It should be equal to the final momentum of the system. बात समझ में आई? ठीक है। अच्छा, इनिशियल मोमेंटम बताओ कितना है हमारे सिस्टम का, m इंटू वी1। जो तुम्हारा फोर्स लग रहा है वो वेलोसिटी की डायरेक्शन में है, सो मोमेंटम क्या करेगा, देगा उसे, मोमेंटम प्रोवाइड करेगा। मोमेंटम कितना होगा, फोर्स इनटू टाइम। वेरिएबल फोर्स होता तो इंटीग्रल एफ डी टी लिख देते हो उसको। इतना मोमेंटम तुम्हारे एक्सटर्नल फोर्स एफ ने प्रोवाइड किया,
मान लो साथ में अगर ग्राउंड स्मूथ ना होके अगर रफ ग्राउंड होता, ग्राउंड जो है वो क्या है, रफ है, सो रफ ग्राउंड की वजह से फ्रिक्शन फोर्स आएगा। फ्रिक्शन फोर्स भी एक फोर्स है जो किसी टाइम के दौरान लगा, तो वो क्या करेगा, फ्रिक्शन उससे ले लेगा, तो उसका मोमेंटम क्या करेगा, डिक्रीज करवाएगा। सो माइनस साइन लगेगा, फ्रिक्शनल फोर्स एफ मल्टीप्लाइड बाई टाइम जिस दौरान लग रहे, ठीक है। कांस्टेंट होगा, सो एफ इंटू टी, वेरिएबल होगा तो इंटीग्रल एफ डी टी। इट शुड बी इक्वल टू द फाइनल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम विच इज एम वी टू। समझ में आया? तो यहाँ से हमें वेलोसिटी वी टू पता चल जाएगी, ये जो भी उसने पैरामीटर पूछा होगा वो मिल जाएगा पक्का। इम्पल्स मोमेंटम इक्वेशन समझ में आई? देखो हम इसको सॉल्व कैसे करते हैं। क्वेश्चन में दिया दैट अ बॉडी ऑफ मास 10 kg इज पुल्ड फ्रॉम रेस्ट विद अ टाइम वेरिंग फोर्स F is equal to 2t² न्यूटन ऑन अ रफ सरफेस हैविंग फ्रिक्शन कोएफिशिएंट ऑफ म्यू इज इक्वल टू 0.2। म्यू कितना दिया हुआ है, 0.2। यू हैव टू फाइंड द स्पीड ऑफ द ब्लॉक आफ्टर 6 सेकेंड, ठीक है। सो मान लो ऐसा तुम्हारे पास ब्लॉक है, ब्लॉक का मास कितना है 10 kg। सो mg फोर्स कहाँ पे लग रहा होगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में 10 g, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स n अपवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। एक्सटर्नल फोर्स F को अगर मैं टूवर्ड राइट हैंड साइड अगर एज्यूम करूँ तो इस पर फ्रिक्शन फोर्स कहाँ लगेगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में। फ्रिक्शन फोर्स की लिमिटिंग वैल्यू मतलब मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ द फ्रिक्शन विल बी इक्वल टू म्यू इंटू एन। एन किसके बराबर है, mg, सो इट विल बी इक्वल टू म्यू mg। वैल्यू पुट करो, 0.2, मास है 10 और g को हम ले लेते हैं 10, तो ये कितना आएगा 20 न्यूटन। सो जब तक तुम्हारा फोर्स 20 न्यूटन के बराबर ना हो जाए, जब तक तुम्हारा फोर्स 20 न्यूटन के बराबर ना हो जाए तब तक क्या होगा, सिस्टम मूव नहीं करेगा, ठीक है। तो सबसे पहले वो वाला टाइम निकालो जब तक तुम्हारा सिस्टम क्या है, स्टेशनरी। सो इसके लिए हम लिखेंगे until F is equal to F limiting, block will remain at rest। तो फोर्स की वैल्यू कितनी है 2t², कितना लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है 20 न्यूटन। सो टाइम कितना आएगा √10 सेकेंड। इसका मतलब 0 से लेके √10 सेकेंड तक जो हमारा ब्लॉक है वो क्या है, स्टेशनरी है, रेस्ट पर है। जो भी मोशन होगा वो √10 मीटर सेकेंड के बाद होगा, ठीक है। अब मुझे ये बताओ, फोर्स की वजह से कुछ एक्सेलरेशन लगेगी, फोर्स की वजह से कुछ एक्सेलरेशन आएगी और एक्सेलरेशन की वजह से कुछ वेलोसिटी आएगी, ठीक है। मुझे ये बताओ ब्लॉक के ऊपर नेट फोर्स कितना लग रहा है जिसकी वजह से मैं अगर एक्सेलरेशन ए निकालूं तो वो एक्सेलरेशन कितना आएगा, एक्सटर्नल फोर्स F माइनस फ्रिक्शनल फोर्स F डिवाइड बाय मास ऑफ द ब्लॉक। एक्सटर्नल फोर्स कितना है 2t², फ्रिक्शन फोर्स कितना है 20 अपॉन मास ऑफ द ब्लॉक है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की एक्सेलरेशन आई। लेकिन एक्सेलरेशन किसके बराबर लिख सकते हो आप, dv/dt के, dv/dt के बराबर आपकी क्या आ गई, एक्सेलरेशन आ गई। सो यहाँ से dv को आप क्या लिख सकते हो, 2t² माइनस 20 अपॉन 10 dt। और इस एक्सप्रेशन को आप इंटीग्रेट करो कहाँ से कहाँ तक, टाइम जब √10 सेकंड का था उस इंस्टेंट में मेरी वेलोसिटी कितनी थी 0। आपको वेलोसिटी कब निकालनी है, जब टाइम कितना हो जाए 6 सेकंड और उस इंस्टेंट पे इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी v। उस इंस्टेंट पे इसकी वेलोसिटी कितनी होगी v। इसको इंटीग्रेट करके जब आप सॉल्व करोगे तो आपके पास वेलोसिटी v जो आएगा इट विल कम आउट टू बी, कैलकुलेट करो कितना आएगा, it will come out to be approximately 12/5 plus 4/3 √10 मीटर पर सेकेंड। समझ में आया, ठीक है। सो एक तरीका तो है आपको कैलकुलेट करने का ये, जिसको मैं लिख रहा हूँ मेथड नंबर 1। दिस इज माय मेथड नंबर 1, ठीक है। मेथड नंबर 2 जिसमें हम इम्पल्स मोमेंटम इक्वेशन का यूज़ करेंगे। सो दिस इज माय मेथड नंबर 2। मेथड नंबर 2 क्या बोलेगा, इनिशियल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम प्लस मोमेंटम इम्पार्टेड बाय ऑल द फोर्सेज विच आर एक्टिंग ऑन द सिस्टम शुड बी इक्वल टू द फाइनल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम। इनिशियली बताओ इनिशियल मोमेंटम कितना होगा मेरे सिस्टम का, 0, क्योंकि इनिशियली ब्लॉक क्या है, स्टेशनरी। मेरे को मोमेंटम किसका निकालना होगा, एक्सटर्नल फोर्सेज एक्टिंग ऑन द सिस्टम। सिस्टम के ऊपर दो अलग अलग फोर्सेज लग रहे हैं, एक फोर्स कौन सा है, एक्सटर्नल फोर्स, और एक है फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या है, कांस्टेंट। सो उसका जब आप मोमेंटम निकालोगे तो वो कैसे निकाल सकते हो, डायरेक्टली। तो देखो उसका मोमेंटम कैसे निकालेंगे,
impulse of frictional force J friction will be equal to frictional force multiplied by time during which it is being applied. फ्रिक्शनल फोर्स कितना है म्यू एम जी. कब से कब तक का लग रहा है 6 सेकेंड और शुरू कब से हुआ था √10 सेकेंड से. इतने टाइम में तो उसने फ्रिक्शन इम्पार्ट किया होगा ना. सो दिस इज द फ्रिक्शन इम्पार्टेड बाय द फ्रिक्शनल फोर्स. और ये क्या आएगा नेगेटिव साइन के साथ क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स क्या करने वाले मोमेंटम को खाने वाले. अच्छा दूसरा मुझे बताओ इम्पल्स ऑफ एक्सटर्नल फोर्स अगर निकालना होगा सो वो कैसे निकलेगा इंटीग्रल एफ डी टी से. क्योंकि उस दौरान जो मेरा एक्सटर्नल फोर्स एफ है वो क्या है फंक्शन है टाइम का फंक्शन है. और यहाँ पे इंटीग्रेट कहाँ से कहाँ तक करोगे √10 से लेके 6 तक. सो इम्पल्स इम्पार्टेड बाय द एक्सटर्नल फोर्स विल बी गिवन बाय इंटीग्रल ऑफ 2t² dt फ्रॉम √10 सेकेंड टू 6 सेकेंड. ठीक है. या तो आप दोनों को अलग अलग निकाल लो अदरवाइज आप चाहो तो दोनों इक्वेशन को एक साथ क्लब भी कर सकते हो. Impulse by all the forces acting on the system will be given by integral net force acting on the system dot dt. नेट फोर्स कितना लग रहा है एक्सटर्नल फोर्स है माइनस फ्रिक्शनल फोर्स है. dt को इंटीग्रेट कहाँ से कहाँ तक कर दो √10 से लेके 6 तक. जब उसको इंटीग्रेट करोगे तो आप अलग से लिखते यही हो f इंटू डी टी का इंटीग्रल फ्रॉम √10 to 6 माइनस इंटीग्रल ऑफ f dt फ्रॉम √10 सेकेंड टू 6 सेकेंड. और सेकेंड एक्सप्रेशन में अगर हम देखेंगे तो वहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स एफ के कांस्टेंट इंटीग्रल साइन से बाहर आ जाएगा. जब आप इसको फर्दर और सिंप्लीफाई करोगे तो ये लिखोगे क्या है इंटीग्रल एफ डी टी फ्रॉम √10 सेकेंड टू 6 सेकेंड माइनस एफ इंटीग्रल ऑफ डी टी फ्रॉम √10 सेकेंड टू 6 सेकेंड. और इंटीग्रल डी टी क्या आएगा डेल्टा टी. जो चीज़ हमने डायरेक्टली यहाँ पे लिखी ऊपर देखो डायरेक्टली हमने यहाँ पे लिख ली. तो चाहो तो अलग अलग से निकाल लो चाहो तो पूरे सिस्टम के ऊपर लगने वाला नेट फोर्स निकाल लो और उसकी वजह से इम्पल्स निकाल लो. और फाइनली आप इम्पल्स मोमेंटम इक्वेशन से लिखोगे क्या यूजिंग इम्पल्स मोमेंटम इक्वेशन. जो आपके पास नेट इम्पल्स आएगा सभी फोर्सेस का शुड बी इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी ऑफ द सिस्टम. ठीक है मास इनटू वेलोसिटी ऑफ द सिस्टम. सो यूजिंग दिस यू में कैलकुलेट कि यहाँ से भी आपके पास वेलोसिटी जो आएगी वो वही आएगी जो अभी हमने ऊपर वाले पार्ट में कैलकुलेट किया था. समझ आया पक्का. अगला एग्जांपल देखिए. इसमें आपको गिवन है कि एक प्लैंक है जिसका इंक्लिनेशन एंगल थीटा है और इसकी हाइट कितनी है h. इसके टॉप सरफेस पे टॉप एंड पे एक ब्लॉक m मास का रखा हुआ है इनिशियली t इक्वल टू 0 पे. If the velocity of the block when it reaches the bottom of the incline is v naught, then you have to find the time of sliding. आपको time of sliding कैलकुलेट करना है. बताओ कैसे निकालोगे. पहले तो इनिशियली लेंगे 0 तक फिर जब वो फ्रिक्शन उसमें ऐड करेगी फिर उसका जितना डिस्टेंस मूव करेगा. इनिशियली t इक्वल टू 0 पे जो हमारा ब्लॉक था वो क्या था स्टेशनरी था. सो यूजिंग द कंसेप्ट दैट v इक्वल टू यू प्लस एटी v इक्वल टू यू प्लस एटी. यू की वैल्यू कितनी है 0. एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम कितना आएगा g साइन थीटा माइनस म्यू जी कॉस थीटा. यही आएगा आपका सिस्टम का एक्सेलरेशन. सो वेलोसिटी v नॉट शुड बी इक्वल टू g साइन थीटा माइनस म्यू जी कॉस थीटा इंटू टाइम टी. हाँ या ना. t0 पे देख रहे हैं ना अभी हम. क्या जनरल होगी ना हम जनरल अभी तो होगी. t0 ये तो पे देखते हैं. जनरल वेलोसिटी है. जनरल अच्छा ओके. ये क्या है जनरल वेलोसिटी v इक्वल टू g साइन थीटा माइनस म्यू जी कॉस थीटा इंटू टी. एक इक्वेशन तो ये आई. दूसरा हमारी एनर्जी इक्वेशन. एनर्जी इक्वेशन क्या बोलेगी पहले सिस्टम के पास कौन सी एनर्जी है पोटेंशियल एनर्जी कितनी mgh. फिर जब ये नीचे इंक्लाइन प्लेन पे जब स्लाइड करके आएगी तो इंक्लाइन प्लेन पे लगने वाला फ्रिक्शन फोर्स उसकी एनर्जी को क्या करेगा डिसिपेट करेगा. डिसिपेट करना और एनर्जी लूज करना दोनों में फ़र्क क्या है बताओ. सर उसमें काइनेटिक एनर्जी नहीं होती. जब हम डिसिपेट करते तो उसमें काइनेटिक एनर्जी का बात होती है. दोबारा बोल. सर डिसिपेट एनर्जी में सर काइनेटिक एनर्जी होती है और
पोटेंशियल एनर्जी में डिस्पेशन एनर्जी होती नहीं है। जब तुम्हारी एनर्जी डिसिपेट होती है तो उसका मतलब होता है कि तुम एनर्जी को कंज्यूम नहीं कर पाए, मतलब एनर्जी क्या होगी, लॉस होगी, उसको किसी दूसरे रूप में यूज़ नहीं कर पाए। लेकिन जब तुम एनर्जी लॉस करने की बात करते हो तो वहाँ पे एक एनर्जी अगर लूज किया तो कोई दूसरी एनर्जी उतनी ही गेन हुई होगी, दूसरी एनर्जी उतनी ही क्या हुई होगी, गेन हुई होगी। तो उसको क्या बोलोगे कि वहाँ पे एनर्जी इंटरचेंज हुई है, ट्रांसफर हुई है, डिसिपेट नहीं हुई। फ्रिक्शन की वजह से हमेशा एनर्जी क्या होती है, डिसिपेट होती है। फ्रिक्शन की वजह से एनर्जी हमेशा क्या होगी, डिसिपेट होगी। ठीक है, सो एक इक्वेशन तो ये आएगी जहाँ पे अगर आपको टाइम टी निकालना है सो डायरेक्टली इसको वी नॉट पुट करोगे तो आपको उसके कॉरस्पॉन्डिंगली टाइम जो होगा वो टाइम मिल जाएगा, उसके कॉरस्पॉन्डिंगली डायरेक्टली आपको टाइम मिल जाएगा, खत्म। दूसरा एनर्जी कंसिडरेशन से अगर हम देखें तो आप वहाँ पे क्या बोलोगे, एम जी एच माइनस फ्रिक्शन ने कितनी एनर्जी खा ली, म्यू एम जी कॉस थीटा, ये तो था आपका फ्रिक्शनल फोर्स, मल्टीप्लाइड बाय लेंथ ऑफ द इंक्लाइंड प्लेन विच इज इक्वल टू एच अपॉन साइन थीटा। एच अपॉन साइन थीटा शुड बी इक्वल टू हाफ एम वी नॉट स्क्वायर, शुड बी इक्वल टू हाफ एम इंटू वी नॉट स्क्वायर। एम वाली टर्म आपकी कैंसिल आउट हो जाएगी, इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ से भी आपको वी नॉट एच की टर्म्स में पता चल जाएगा, वी नॉट एच की टर्म्स में मिल गया। और पहली इक्वेशन और दूसरी इक्वेशन, दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके आप टाइम को v और h की टर्म्स में सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, जब आप पूरा सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने के बाद आपके पास टाइम जो आएगा टी नॉट, इट विल कम आउट टू बी 2h अपॉन वी नॉट साइन थीटा। ठीक है, आगे देखें। In this question, you are given that the velocity of 3 kg mass is 30 meter per second. After 10 seconds, you have to find the velocity of 2 kg mass at this instant. एक सिस्टम है जिसमें 2 kg वाला ब्लॉक है जिस पे फोर्स कितना लग रहा है 5t का, और दूसरा 3 kg का मास है। पूरा सिस्टम स्मूथ है, स्मूथ सरफेस पे रखा हुआ है। आपको 3 kg वाले ब्लॉक की वेलोसिटी कितनी दी है, 30 मीटर पर सेकेंड आफ्टर 10 सेकेंड। सो 2 kg वाले ब्लॉक की कितनी होगी आपको ये कैलकुलेट करनी है वेलोसिटी। सबसे पहले ये बताओ, जो एक्सटर्नल फोर्स आपने लगाया है, एक्सटर्नल फोर्स की वजह से आपने मोमेंटम कितना इम्पार्ट किया, इंटीग्रल एफ डी टी, इंटीग्रल एफ डी टी, जहाँ पे 10 सेकेंड के बाद आपको दिया हुआ है। सो आपको एक्सटर्नल फोर्स का इम्पल्स कितने टाइम में कैलकुलेट करना है, ड्यूरिंग द 10 सेकेंड। सो 0 से लेकर 10 सेकेंड तक के लिए इसको इंटीग्रेट करेंगे। फोर्स कितना लग रहा है 5t, dt का इंटीग्रल फ्रॉम 0 to 10 सेकेंड कितना आएगा ये 5/2 t स्क्वायर 0 to 10, सो इट विल कम आउट टू बी 250 न्यूटन सेकेंड। 250 न्यूटन सेकेंड का इसने इम्पल्स इम्पार्ट कर दिया। ठीक है, न्यूटन सेकेंड बोलो या केजी मीटर पर सेकेंड बोलो, या फिर केजी मीटर पर सेकेंड बोलो, इतना इम्पल्स मिल गया। अब ये बताओ, जो हमारा पूरे सिस्टम का इनिशियल मोमेंटम कितना है, सिस्टम का इनिशियल मोमेंटम कितना है, 0, क्योंकि इनिशियली तो रेस्ट से स्टार्ट हुआ था। आफ्टर 10 सेकेंड द मोमेंटम इम्पार्टेड बाय द सिस्टम बाय द फोर्स शुड बी इक्वल टू द फाइनल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम। ठीक है, सो इनिशियल मोमेंटम हमारे सिस्टम का क्या है 0 प्लस मोमेंटम इम्पार्ट कितना किया 250 शुड बी इक्वल टू द फाइनल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम, जहाँ पे हमारे 3 kg वाला ब्लॉक 30 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से मूव करे, प्लस 2 kg वाले ब्लॉक की हमें वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ से वेलोसिटी v कितनी आएगी 250 माइनस 90 अपॉन 2 विच विल कम आउट टू बी 80 मीटर पर सेकेंड। कितनी वेलोसिटी आ जाएगी वहाँ से 80 मीटर पर सेकेंड। समझ में आया? ये तो है पहला मेथड, दिस इज माई मेथड नंबर 1। दूसरा, मुझे अगर ये पता है कि सिस्टम में कितना इम्पल्स इम्पार्ट हुए, तो याद करो जब हम बात करते थे चेंज ऑफ मोमेंटम की या वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास की जब हमने बात की थी, सो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास को हमने क्या लिखा था, नेट मोमेंटम ऑफ ऑल द पार्टिकल्स ऑफ द सिस्टम डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ द सिस्टम, और टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम विल बी इक्वल टू द इम्पल्स इम्पार्टेड टू द सिस्टम, क्योंकि इनिशियल मोमेंटम कितना है 0,
कुछ जितना भी आपने मोमेंटम इम्पार्ट किया, मोमेंटम क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा। तो फाइनल मोमेंटम किसके बराबर आया, जो आपने मोमेंटम इसको प्रोवाइड किया। कितना मोमेंटम प्रोवाइड किया, 250 न्यूटन सेकेंड का। और मास ऑफ द सिस्टम इज हाउ मच, 3 + 2। सो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास कितना आया, 50 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास कितना आ गया, 50 मीटर पर सेकेंड। नाउ दिस वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास कैन ऑल्सो बी रिटन एज m1 v1 + m2 v2 अपॉन m1 + m2। यहाँ से जब आप वेलोसिटी v2 निकालोगे, गिवन की m1 क्या है 3 kg और इसकी वेलोसिटी कितनी है 30 मीटर पर सेकेंड, m2 कितना है 2 kg और इसकी वेलोसिटी कितनी है v2। जब आप यहाँ से सॉल्व करोगे तो यहाँ से भी आपके पास आंसर सेम आएगा, 80 मीटर पर सेकेंड। समझ में आया, आगे देखें। इन दिस क्वेश्चन you are given a block m1 which is initially moving with a velocity u, which is kept on a plank of the given shape having mass m2 और plank की height कितनी है h। You have to find the minimum initial speed u such that m1 is able to reach the topmost point b of the block of mass m2। ठीक है, आपको m1 को इनिशियली कितनी मिनिमम एनर्जी देनी है कि ये अपनी इनिशियल पोजीशन से मूव करके फाइनली बी पॉइंट तक पहुंच जाए। ठीक है, ये इसकी कौन सी पोजीशन होगी, फाइनल पोजीशन। ठीक है, बताओ यहाँ पे आपके सिस्टम के ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स तो लग नहीं रहा, सो मोमेंटम क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा। इनिशियल मोमेंटम पी आई, फाइनल मोमेंटम कितना है पी एफ। इनिशियल मोमेंटम मतलब आपने जो ब्लॉक m1 को इनिशियल वेलोसिटी u दी थी, सो इनिशियल मोमेंटम कितना मिला उसे, m1 इंटू यू। और जो ब्लॉक m2 है वो तो इनिशियली क्या है, स्टेशनरी। जब ब्लॉक m1 b पॉइंट पे आएगा, सो ब्लॉक m1 के ऊपर m1 और m2 की कंबाइंड एक वेलोसिटी होगी, दोनों साथ साथ एक वेलोसिटी के साथ मूव कर रहे होंगे। मान लो वो जो कॉमन वेलोसिटी जो है टुवर्ड राइट हैंड साइड, दैट वेलोसिटी इज v। सो द फाइनल मोमेंटम शुड बी इक्वल टू m1 + m2 इंटू v। इट शुड बी इक्वल टू m1 + m2 इंटू v। सो यहाँ से आपको वेलोसिटी v कितनी मिल गई, m1 अपॉन m1 + m2 इंटू u। ठीक है, ये तो मिल गई वेलोसिटी v u की टर्म्स में। लेकिन आपको फाइंड आउट करना था कि u कितना होना चाहिए, वेलोसिटी u कितनी होनी चाहिए। सो फ्रॉम एनर्जी कंजर्वेशन, फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या बोलोगे, इनिशियल ब्लॉक की एनर्जी कितनी है, हाफ m(u²). अब ये वेलोसिटी दो अलग अलग, ये एनर्जी दो अलग अलग एनर्जीज में कन्वर्ट होगी। कौन सी, एक तो पूरे सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी कितना, हाफ m1 + m2 v², और दूसरा कौन सा, पोटेंशियल एनर्जी। m1 को h हाइट ऊपर भी तो क्लाइम करना है ना, तो कितनी पोटेंशियल एनर्जी चाहिए होगी उसको, m1 gh। सो फ्रॉम द सेकंड इक्वेशन वेलोसिटी v की वैल्यू को इधर पुट करो। सो आपके पास u, जब आप सॉल्व करोगे तो आपको u की वैल्यू मिलेगी। सो आफ्टर सॉल्विंग यू विल गेट द वैल्यू ऑफ u विल कम आउट टू बी √2gh m1 + m2 होल डिवाइडेड बाय m2।